हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, राज्यसभा के चेयरमैन है। देख लेते हैं राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए में दिया है भारत के उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देख लेते हैं वह कौन है जो राज्यसभा का सदस्य है किंतु लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बी में दिया है राज्यसभा के उपसभापति, सी में दिया है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, डी में दिया है राज्यसभा में सदन का नेता, ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, यही आपके लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए, इसको एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी में दिया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी में दिया है आपका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, डी में दिया है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। देख लेते हैं भारत के संविधान में क्या कहा गया है उसको, तो या कौन सा कथन है इन दोनों में से उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला में दिया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि दूसरा में दिया है संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। अगर इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक और दो दोनों। जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, यह सही है। और जो संसद है राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, यह भी सही है। देखिए, जो संसद होता है वह आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बना होता है। इस प्रकार दूसरा भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पांचवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संसद बनती है। देख लेते हैं भारतीय संसद किन किन से बनती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है केवल लोकसभा से, दूसरा में है लोकसभा और प्रधानमंत्री से, तीसरा में दिया है आपका लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, डी में दिया है आपका लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं क्या बोला है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक बार, बी दो बार, सी में दिया है तीन बार, डी में दिया है चार बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो बार। देखिए, जो संसद है उसमें कम से कम दो बार बैठक होना अनिवार्य है एक वर्ष में। 6 माह में एक बार, मतलब 6 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं क्या पूछा गया है। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 दिन, बी 90 दिन, सी में दिया है 120 दिन, डी में दिया है 150 दिन। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। देखिए, जो संसद और
जो विधानसभा है उसमें किसी भी सदस्य अगर बिना सदन को सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है तब उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखिए इसको CGPSC 2011 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरकार में विश्वास खो देता है, बी में दिया है लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी में दिया है किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी में दिया है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 104, बी में दिया है अनुच्छेद 105, सी में दिया है अनुच्छेद 82, डी में दिया है अनुच्छेद 117। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 105। देखिए इसको CGPSC आपका 2011 के प्री एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी में दिया है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी में दिया है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, डी में दिया है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसको बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी में दिया है अनुच्छेद 252, डी में दिया है अनुच्छेद 253। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249। देखिए जो संसद जो है राज्य सूची के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु अनुच्छेद 249 के तहत कानून बना सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, बी में दिया है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 1/3 बहुमत, सी में दिया है सदनों का 2/3 बहुमत, डी में दिया है सदनों का पूर्ण बहुमत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देख लेते हैं जो संसद है उसमें जो संयुक्त अधिवेशन होता है राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों का, उसकी अध्यक्षता कौन करता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्पीकर या अध्यक्ष, बी दिया है उपराष्ट्रपति, सी में दिया है राष्ट्रपति, डी में दिया है प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीकर या अध्यक्ष हो जाएगा, जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यहीं अगर हम लोग देखें कि संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद आपका 108 के अंतर्गत आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, इसको भी पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 में देखिए इसमें पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोला गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा कथन दिया है इसमें। देखिए इसमें पहला में दिया है आपका भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। दूसरा में दिया है लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। आपका तीसरा में दिया है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग
निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब तीनों कथन सही है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न अभी पेपर में पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला में दिया है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, दूसरा में दिया है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा में दिया है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। देखिए, जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था केवल साधारण आपका विधेयक के लिए होता है, न कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पेपर में अभी पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बी में दिया है हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, सी में दिया है बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, जबकि डी में दिया है स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 300, डी अनुच्छेद 368। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 265। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला में दिया है वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बी में दिया है आपका भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, सी में दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, जबकि डी में दिया है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। देख लेते हैं कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की जो आकस्मिकता निधि होती है उससे संबंधित होती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी में दिया है अनुच्छेद 267, डी में दिया है अनुच्छेद 268। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 109, बी में दिया है अनुच्छेद 110, सी में दिया है अनुच्छेद 111, डी में दिया है बी और सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 110। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त सचिव, डी वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा
उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, डी 16 दिनों तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों तक। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक कोई भी निर्णय नहीं लेता धन विधेयक के संबंध में, तब उसको पारित मान लिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बार इसको भी पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, बी में दिया है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सी में दिया है केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, जबकि डी में दिया है केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण, दूसरा दिया है आपका विनियोग विधेयक, आपका सी में दिया है बजट, डी में दिया है आपका भारत की संचित निधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बजट। यही शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। बजट को आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।